हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली फैंटास्टिक। भाई लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल कर दिया था रैपअप, डन एंड डस्टेड। आई होप तुमको वो चैप्टर समझ आया होगा। उस चैप्टर में बहुत सारे टेक्निकल कंसेप्ट थे, बट हमने एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा और लॉजिकली डिस्कस किया। मैंने आपको हर एक कंसेप्ट प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाया है ताकि यार तुम लोग कनेक्ट कर सको ऑडिट के साथ। आज अपन शुरू करेंगे अपना चैप्टर 4 दैट इज ऑडिट एविडेंस। भाई ऑडिट एविडेंस इज अगेन एन अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। और मैं पहले ही बता देता हूँ, इस चैप्टर में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आएंगे। लाइक इस चैप्टर में अराउंड अपने 5 to 6 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में भी। तो ये चैप्टर एक लेंथी चैप्टर होने वाला है। मैं फिर वही कहूँगा, साथ साथ लेक्चर्स अपने अटेंड करते रहना गाइस, ताकि यार तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज अगर इकट्ठा देखने जाओगे तो यार देखो ना ही मन करेगा तुम्हारा देखने का, और अल्टीमेटली तुम्हारा ही लॉस होगा उसमें। तो प्लीज़ गाइस, जैसे जैसे मैं रेगुलर क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली, तो उसी तरह तुम भी यार रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को अटेंड करते रहो। अपनी कंटिन्यूटी रखो, डिसिप्लिन रखो अपना, राइट। तुम्हारे मन में एक एंथुजियाज्म होना चाहिए कि यार सर ने लेक्चर अपलोड कर दिया, चल भाई पहले देखने जाएं लेक्चर को। और मैं तो करता भी यार देखो, एक घंटे के लेक्चर अपलोड हूँ। ऐसा भी नहीं है कि यार मैं 3 घंटे का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तभी तो करता नहीं 2-2 घंटे का, बिकॉज मेरे को पता है कि यार 2 घंटे एक ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी हैवी हो जाता है बच्चे के लिए। लाइक स्पेशली जब तुम सी इंटर में हो, बिकॉज सी फाइनल वालों को तो स्टिल पता होता है कि किस तरह ऑडिट को टैकल करना है। दैट्स वाई मैं 1-1 घंटे के लेक्चर रख रहा हूँ, या 1.25 घंटे का कभी होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं गया। स्टिल यार देखो तुम्हारे ऊपर, अब तुम कितना उसको ग्रैस्प करते हो। बातें होगी बहुत, चलिए अब करते हैं अपनी क्लास को शुरू। एक आपसे अनुरोध, एक निवेदन, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर हो, क्लासेस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई इसी वक्त इसी समय वीडियो को पॉज करो एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो। साथ में घंटा भी दबा देना बेल आइकन वाला, ताकि तुम्हें जब भी मेरा लेक्चर आए तब तुम्हें नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाए। और वीडियो को लाइक कर देना, थम्स अप देके जाना। यार देखो तुम्हारा एक थम्स अप, तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। अब यार तुम्हारी मर्जी। और शेयर कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है शेयर करना उन सभी के साथ जिनका भी अटैम्प्ट आ रहा है सितंबर 25 में, Jan 26 एंड ऑनवर्ड्स, सो दैट वो भी इन क्लासेस को देख सकें और अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कर सकें। कूल, करते हैं सर क्लास को शुरू। ऑडिट एविडेंस एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपके सिलेबस का, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। तो भी देखो, 2 वर्ड्स हैं तुम्हारे चैप्टर का नाम की, अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ड्स हैं। देखो, एक है ऑडिट, एक है एविडेंस। भाई ऑडिट का मतलब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया। बिग बेसिक ऑडिट का मतलब क्या है, क्यों करते हैं, पर्पस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। यूजर्स क्या है, सब कुछ पढ़ लिया। सर अब बात आती है दूसरे वर्ड की, दैट इज एविडेंस। एविडेंस माने तो अरे जो तुम पढ़ते आ रहे हो डिक्शनरी में बचपन से, सबूत। सबूत, रुको रुको, सबूत। एविडेंस माने तो सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है। एसीपी साहब, खून इसी ने किया है, क्या सबूत है आपके पास, क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने खून किया? सबूत मांग रहा तू? मर्डर वेपन पर तेरे फिंगरप्रिंट मिले हमको, तू पकड़ा गया। दया, कुछ तो गड़बड़ थी। एविडेंस माने तो सबूत यार, प्रूफ क्या है, मतलब जो तुम कह रहे हो कि यार ये चीज़ है, उसका सबूत क्या है कि वो वाकई चीज़ है, वो सच है जो तुम कह रहे हो। तो सर हमने लाइक जो अपने क्राइम शोज होते हैं या जो भी है पुलिस का एंगल होता है अपना, उनका तो हम समझ आता है कि यार चलो पुलिस वालों को तो ज़रूरत पड़ती है सबूत इकट्ठा करने का और प्रूफ करने की किसी क्राइम को। बट सर ऑडिट में क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी सबूत की? ऑडिट में सर क्या एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें समझ नहीं आ रहा सर। भाई एक डायग्राम तुम्हें अगर याद हो, ये चैप्टर 1 की डायग्राम है, मैंने यही चैप्टर 1 से अगेन इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट किया चैप्टर तुम्हारे चैप्टर 4 में। ये डायग्राम है ही ऐसी यार, ये डायग्राम बड़ी सही चीज़ है, ये एंड तक तुम्हारे काम आएगी। ये डायग्राम क्या बोलती है, मैंने पढ़ना सिखाया था इस डायग्राम को। सर ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आएगा, क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, उसके बाद क्या करेगा सर, सबूत इकट्ठा करेगा, एविडेंस इकट्ठा करेगा। क्यों करेगा सर? जो एविडेंस इकट्ठा करेगा उनके बेसिस पर तो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। और उन कंक्लूजन के बेसिस पर वो अपना ओपिनियन दे देगा कि भाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी और नॉट। भाई मेरी एक बात सुनो, तुम लोग अब ऑडिटर है, और ऑडिटर है, रुको यहाँ पे क्यों, भाई ऑडिटर है राइट, ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया,
और उसने एंड में कंक्लूजन छोड़ो, ओपिनियन, भाई उसने एंड में ओपिनियन दे दिया। क्या ओपिनियन दे दिया कि सर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, मतलब दाल में कुछ काला है, दिक्कत है सर, गड़बड़ है कुछ तो कुछ। भाई जब ऑडिटर ने ओपिनियन इशू किया कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट नहीं करते ट्रू एंड फेयर व्यू, जो क्लाइंट था, जो मैनेजमेंट थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थी, भाई वो क्या हुई, भड़क उठी, वो गुस्सा हो गए, वो ऑडिटर के ऊपर आरोप लगाने लग गई कि ये ऑडिटर ऐसा क्या कर दिया हमने, क्या सबूत है तेरे पास कि हमारी एफएस, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करती, क्या सबूत है तेरे पास, तूने तो ऐसी बातें कर ली, ये बात होगी क्या, तूने ढंग से ऑडिट नहीं किया। ऑडिटर के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई उसने ढंग से ऑडिट नहीं किया। मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं ऐसा क्या होगा सर, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप चेक करो, सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, तुम सोचो सोचो सोचो। सर ऑडिटर कहेगा ए सुन भाई, ए भाई सुन ले, सुन 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 सुन, मैंने कोई ऐसे ही नहीं हवा में लिख दिया कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, मैंने प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट किया है, मेरे पास एविडेंस है रे। एविडेंस के बाद मेरे पास क्या है, प्रॉपर अपनी वर्किंग पेपर्स हैं, जो जो मैंने प्रोसीजर लगाए उनकी सारी की सारी चेकलिस्ट है मेरे पास। अच्छा, उस एविडेंस के बेसिस पर ही मैंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, जैसे जैसे मेरे को सबूत मिलते गए उसके बाद मैंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, और उन कंक्लूजन के आधार पर ही मैंने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। ये एविडेंस है मेरे पास, मैं सारी दुनिया को, सारी जनता को सबूत दिखा सकता हूँ कि ये मेरे एविडेंस है, ये देखो मैं इनके बेसिस पे कह रहा हूँ कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऑडिटर साहब कह रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, पहले एग्जांपल क्या थी, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या ली मैंने कि ऑडिटर कह रहा है कि सर ट्रू एंड फेयर व्यू है, बहुत सही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। एक साल के अंदर अंदर फ्रॉड निकल आया एंटिटी में, और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ऑडिटर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए कि भाई ऑडिटर ने जो ऑडिट है वो ढंग से नहीं किया। ऑडिटर साहब आपने जो ऑडिट है वो ढंग से नहीं किया, आपने लापरवाही की, तभी तो फ्रॉड निकल के आ गया। क्योंकि अगर आपने ऑडिट ढंग से किया होता, अगर आपने ऑडिट अच्छी तरह से किया होता तो क्या फ्रॉड निकल के आता, नहीं आता। वो यार आरोप लगा रहे हैं ऑडिटर के ऊपर। यहाँ पे भाई फिर ऑडिटर आ गया, वो कहता ए शेयर होल्डर, पहले कह रहा था ए मैनेजमेंट, अब कह रहा है ए शेयर होल्डर, ए शेयर होल्डर सुन, हाँ सुना, सुन सुना भाई मैंने ऐसे ऑडिट नहीं किया, मेरे पास ऑडिट एविडेंस है जिसके बेसिस पर मैंने कंक्लूजन फॉर्म किए कि ट्रू एंड फेयर व्यू है नहीं है, उसके बाद ही मैंने अपना ओपिनियन इशू किया है। मैंने कोई हवा में नहीं बातें लिख दी कि मेरे को सपना आया रात को सोते सोते कि यार एबीसी कंपनी जिसका तो ऑडिट कर रहा है उसके सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, कल सुबह होगी तो अपना ओपिनियन इशू करते, बस। कोई सपना नहीं आया ऐसा मेरे को, मैंने ढंग से ऑडिट किया है, ये मेरे वर्किंग पेपर्स हैं, ये मेरा ऑडिट एविडेंस है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स हैं, और ये मेरा ओपिनियन है, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, मेरे ऊपर उंगली मत उठाना। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि यार ऑडिट एविडेंस की रेलेवेंस क्या है। तुम लोग हवा में नहीं लिख सकते कि यार ट्रू एंड फेयर व्यू है, या ये चीज़ ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, या एंटिटी अपने ऑपरेशन ढंग से नहीं कर रही, या एंटिटी फ्रॉड कर रही है। तुम कोई भी ओपिनियन, जो भी ऑडिटर अपनी ओपिनियन इशू कर रहा है, जो भी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बातें लिख रहा है, वो ऐसे नहीं लिख सकता कि उसमें मन में आया उसने सारी की सारी रिपोर्ट ऐसे ही लिख दी। आंसर इज़ नो सर, उसको रिपोर्ट बनाने के लिए एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं। जैसे ये डायग्राम थी अपन की कि साहब वो एविडेंस इकट्ठा करेगा, एविडेंस के आधार पर वो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, उसके बाद ही वो अपना ओपिनियन इशू करेगा। सीआईडी वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस को, जब वो केस को इन्वेस्टिगेट करने लगे तब उनको एविडेंस इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए, मतलब मर्डर वेपन के ऊपर इसके फिंगरप्रिंट्स मिले। अच्छा, जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे भी वॉचमैन ने उसको भागते हुए देखा है, ठीक है, अपने खूनी को, एंड सो ऑन। उनको प्रूफ मिलते गए अलग अलग, उसकी लोकेशन उसी जगह पे थी जहाँ पे मर्डर हुआ है, मर्डर के टाइम पे, एंड सो उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे प्रूफ इकट्ठे किए।
राइट। उनके बेसिस पर ही उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया ना कि यार देखो सारे के सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब खूनी वही है। सबूत इकट्ठे किए, कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सारे के सारे जो प्रूफ हैं उसकी तरफ इशारा करने की मतलब वो खूनी है। उसके बाद उन्होंने ओपिनियन इशू किया कि जज साहब यही खूनी है, एविडेंस लो। इसी तरह हमारे ऑडिट का काम है, एविडेंस इकट्ठे करते जाते हैं, उन एविडेंस के बेसिस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उस कंक्लूजन के बेसिस पे हम अपना क्या करते हैं सर, ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा ऑडिट एविडेंस की रेलेवेंस कि क्यों सर ऑडिट एविडेंस जरूरी है। वाई ऑडिट एविडेंस? आई होप तुमको समझ आ होगा अपने चैप्टर का मतलब कि क्यों हम ऑडिट एविडेंस को पढ़ते हैं। अब हवा में कुछ नहीं कह सकते, यू नीड एविडेंस। चलते हैं सर अपने टेक्निकल मीनिंग की तरफ। मीनिंग क्या है ऑडिट एविडेंस का, और यहीं पर आपके एक और स्टैंडर्ड की मैं आपको एक और स्टैंडर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, दैट इज एसए 500, दैट इज ऑडिट एविडेंस। इस एसए का नाम ही क्या है? ऑडिट एविडेंस। ये आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट सारा का सारा ऑडिट एविडेंस के ऊपर बना हुआ है, जो आपको बताता है कि ऑडिट एविडेंस क्या है, ठीक है, और कैसा होना चाहिए। एंड फर्दर जो टॉपिक्स हैं हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास में, ठीक है। सर क्या मतलब होता है ऑडिट एविडेंस का? मतलब समझ गए, टेक्निकल मीनिंग क्या है? टेक्निकल मीनिंग क्या है भाई? एग्जाम में ये थोड़ी लिखोगे सबूत, राइट। वो समझने के परस्पेक्टिव से था तुम्हारा, ताकि तुम्हारा लॉजिकल माइंड ओपन हो। कूल। मतलब क्या है सर? मतलब देखते हैं, ये जो दो बॉक्सेस बने पड़े हैं, यही मतलब है अभी ऑडिट एविडेंस का। यप, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। यही तो मैं डिस्कस करके आ रहा हूँ डायग्राम में। वो सब इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ऑडिटर यूज़ करता है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, जिस कंक्लूजन के ऊपर उसका क्या बेस्ड है? ओपिनियन बेस्ड है। उसी इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। यही डायग्राम को बेसिकली इन्होंने लिख दिया। वो सब इन्फॉर्मेशन, ये क्या है? वो सब इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूजन ड्रॉ करता है, और उन कंक्लूजन के बेसिस पर वो क्या करता है? अपना ओपिनियन फॉर्म करता है। उस सब इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे रे? ऑडिट एविडेंस बोलेंगे, जो कि बिल्कुल लॉजिकल डेफिनेशन है, बिल्कुल इसमें कोई क्लियर कट बात है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी करने हैं वो हमारा सबूत है, उसके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन देंगे और अल्टीमेटली ओपिनियन देंगे, राइट। इट इंक्लूड्स बोथ इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सर कौन सी इन्फॉर्मेशन? बच्चे ने पूछा कौन सी इन्फॉर्मेशन सर? इन्फॉर्मेशन तो बहुत तरह की होती है, तभी तुम्हारे जो नेक्स्ट अपना चेकबॉक्स है उसने यही बता दिया कि इन्फॉर्मेशन कौन सी भाई? दोनों तरह की याद रहा से। फर्स्टली जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है, ये फर्दर डिस्कस करेंगे। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है, इसी को डिस्कस करेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन क्या होगी अपनी? जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? अदर इन्फॉर्मेशन। सर का मतलब क्या है दोनों का, वो समझा दो आप। आइए समझते हैं भैया। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? जो तुम्हारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तुम ऑडिट करने गए, तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हारे सामने सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्लाइंट ने प्रेजेंट कर दिए, सारे के सारे सेल्स के बिल, परचेज के बिल, ठीक है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर दी, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए पड़े हैं, जो भी उनके अग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं थर्ड पार्टीज का, सब कुछ तुमने दे दिया। वो सब क्या है? तुम्हारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही तो है तुम्हारे, ठीक है। अब वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं हमारे। तुमने अपने बुक्स में क्या देखा? तुमने देखा रेंट आ रहा है, कितने का सब? सर 1 लाख रुपये का रेंट आ रहा है हमारी बुक्स में पर मंथ, जो हमारा क्लाइंट पे कर रहा है, ठीक है। क्या सबूत है कि वो उसकी जो बिल्डिंग है, क्या सबूत है कि जो रेंट है 1 लाख रुपया, वो वाकई अपना 1 लाख रुपया जनरल रेंट है? जनरल आई मीन टू से कि वाकई वो 1 लाख रुपया पे कर रहा है। क्या प्रूफ है इसका? क्या पता उसने फेक बुक किया हो, क्या पता एक खर्चा 1 लाख का बोगस हो, टैक्स को बचाने के लिए उसने डाला हो 1 लाख रुपये का खर्चा। क्या प्रूफ है? सर बहुत सारे प्रूफ होंगे। क्या करोगे तुम? क्या करोगे सर? देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ के तौर पे हम क्या करेंगे? रेंट अग्रीमेंट को मंगवा लेंगे। बहुत सही सर। अच्छा, रेंट एग्रीमेंट हमने मंगवा लिया सर, हमने रेंट एग्रीमेंट में सारा चेक कर लिया कि यार ऑफिस की बिल्डिंग हमारी रेंट पे है, 1 लाख रुपया मंथली रेंट जाता है, इतने महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, ये हमारी सिक्योरिटी अमाउंट है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, और तुम और क्या चेक कर सकते हो तुम लोग भाई इस चीज़ को प्रूव करने के लिए? सर टीडीएस, सर टीडीएस तो भी कटेगा ना सर 194I में। हमने इनकम टैक्स में पढ़ा है कि जब हम हमारी जो रेंट की अमाउंट है वो एनुअली पर एनम बेसिस पर 2,40,000 एक्सीड कर जाए तो रेंट के ऊपर हमें टीडीएस काट के जमा करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, टीडीएस तुम्हें काटना पड़ेगा।
ठीक है, हम चेक कर लेंगे TDS के रिटर्न से कि वाकई बंदे का TDS कट रहा है नहीं कट रहा, 1 लाख रुपए का। कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? बिल्कुल कर लोगे सर। बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लेंगे कि हर मंथ रेंट ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है 1 लाख रुपए का। फिर खैर वो तो TDS से ही पता लग जाएगा वैसे मोटा मोटा, तो जब TDS कट रहा है तो मतलब पेमेंट तो हो ही रही है। तो ये सब क्या है? व्हाट आर दीज थिंग्स? सब ये सब एविडेंस हैं तुम्हारे। दीज ऑल आर एविडेंस। ये सब के सब तुम्हारे क्या हैं? एविडेंस हैं। रेंट एग्रीमेंट तुम्हारा क्या था इनमें? रेंट एग्रीमेंट तुम्हारा क्या है इनमें? ये क्या है तुम्हारा? इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कि मतलब जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो उनमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑडिट एविडेंस। कल अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ऑडिटर तूने 1 लाख रुपए कैसे चेक किया, कैसे चेक किया तूने, तुम कह दोगे सर हमने तो रेंट एग्रीमेंट मंगवा लिया, हमने सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन वेरीफाई कर ली कि जिसमें लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपया मंथली रेंट जाएगा, हमने वेरीफाई कर लिया। हमने और तो TDS से भी वेरीफाई कर लिया, बैंक स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तुम कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है? एविडेंस है। और ये सब क्या है? इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। समझ पा रहे हो? जी सर समझ पा रहे हैं। अच्छा और एग्जांपल लो, साथ साथ पढ़ देते हैं और समझा देता हूँ तुम्हें। रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स सच एज चेक्स एंड रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वही बैंक वाली बात आ गई, बैंक स्टेटमेंट की ट्रांसफर कर रहे हो तुम लोग। इनवॉइसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा अपना का? रेंट एग्रीमेंट, जो मैं तुमको बता रहा था। ठीक है, रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट्स एंड स्प्रेडशीट्स सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशन कंप्यूटेशन रिकंसिलिएशन। अच्छा इसके एग्जांपल भी देते हैं तुम लोगों को। तुमने जब तुम अपने क्लाइंट को ऑडिट कर रहे थे तो तुमने देखा कि तुम्हारे क्लाइंट ने ग्रेचुटी पे की है 5 लाख रुपए की। तुम्हारे क्लाइंट ने भाई ग्रेचुटी पे की है 5 लाख रुपए की। तो तुमने बेसिकली कहा अपने क्लाइंट को कि ये क्लाइंट सुन मेरी बात। हाँ जी सर बोलिए। 5 लाख रुपया तूने पे किया है, वाकई पे किया है क्या? ऐसी कह रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हो साहब? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पहले चेक कर लो। आप कर लिया ना? बिल्कुल कर दिया चेक मैंने। साहब ऐसा करो, हमारी आप कॉम्पिटिशन शीट ले लो। कॉम्पिटिशन शीट साहब 5 लाख की अमाउंट है, कोई हवा में तो नहीं आ गई ना रे 5 लाख की अमाउंट की 5 लाख रुपए की एचडी बनती है। साहब कैलकुलेशन की है रे मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन की है। अपन का वो फॉर्मूला होता है ना इनकम टैक्स में, क्या कहते हैं रेलू उसको, 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी डॉन एंड सो ऑन कर करके। साहब मैंने सारी कैलकुलेशन की है, आप कॉम्पिटिशन शीट ले लो ना मुझसे। उसने तुम्हें अपनी वर्किंग दे दी, तो इसको तुम लोग कह सकते हो कॉम्पिटिशन शीट और कैलकुलेशन शीट ग्रेचुटी की। तुमने उसको वेरीफाई कर लिया। अब वो चीज़ क्या होगी तुम्हारी? एक तरह का ऑडिट एविडेंस तो होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए वो ऑडिट एविडेंस है भाई। इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, वर्किंग शीट है उसकी। ये तुम्हारी ऑडिट एविडेंस है कि जो ग्रेचुटी की अमाउंट 5 लाख रुपए पे की है वो जनरली सही अमाउंट पे की है, वो कि फेक खर्चा नहीं है, वो एक्चुअल में पे हुआ है। मतलब वो एक्चुअल में, अगर मैं एजर्शन को लिंक करवाना चाहूँ, मतलब वो अक्कर हुआ है खर्चा। याद है अक्रेंस एजर्शंस, P&L की एजर्शंस थी जो अक्रेंस की, वाकई वो खर्चा अक्कर हुआ है नहीं हुआ? मैंने वो भी रिलेट करवा दिया तुमको। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। सर अदर इन्फॉर्मेशन क्या होगी? हम समझ गए कि जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो हमारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, तुम इसको सिंपल याद रखो यार, इंटरनल इन्फॉर्मेशन, कि जो हमारे क्लाइंट की इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है सर, अदर इन्फॉर्मेशन क्या होगी? भाई सीधी सी बात है, तुमने देखा कि तुम्हारे क्लाइंट की बुक्स में डेटर्स आ रहे हैं। जी साहब बिल्कुल डेटर्स आ रहे हैं। कितने के डेटर्स आ रहे हैं? 20 लाख के। 20 लाख के डेटर्स आ रहे हैं। अब तुमको शक हो गया कि यार बाकी क्या हमारे क्लाइंट के डेटर्स 20 लाख रुपया हैं? ठीक है, क्या मतलब वाकई हमारे क्लाइंट ने 20 लाख रुपया ले रहे हैं? लेट्स सपोज ए नाम का डेटर आ रहा है, उसके 20 लाख रुपया तुमने शो किया हो, तुम्हारे क्लाइंट ने, ए नाम का डेटर है, क्या वाकई ए से हमारे क्लाइंट ने 20 लाख रुपया लेना है नहीं लेना? क्या ऐसे उसने बोगस बुक किया हुआ है अपनी पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए? विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की हुई कहीं? मतलब तुम्हें एविडेंस चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तुम क्या करोगे? तुमने किया भाई, ए को तुमने एक मेल लिखी, तुमने ए को एक मेल लिखी। ठीक है, तुमने ए को कहा ए साहब सुनो, हम XYZ कंपनी के ऑडिटर्स हैं, ठीक है, हम उनको ऑडिट कर रहे हैं और हमको बैलेंस कंफर्म करना है कि लाइक हमारी बुक्स में तो 20 लाख का बैलेंस आ रहा है आपके प्रति, क्या आपकी बुक्स में भी हमारे प्रति 20 लाख रुपया देना है या नहीं देना? ए ने कंफर्म कर दिया, जी ऑडिटर साहब 20 लाख रुपया देना है मुझे आपको। बात सही कह रहे हो आप। ठीक है सर, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंस। माने तो कन्फर्मेशन, थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन, या जिसको हम बोलेंगे टेक्निकली एक्सटर्नल कन्फर्मेशन,
इनफैक्ट तुम्हारे इसी चैप्टर में ऐसे है पूरा का पूरा, स्टैंडर्ड है पूरा का पूरा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर, जहाँ और डिस्कस करेंगे डीप में इस अकेले वर्ड को, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को। सर इतना डीप भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुम्हारा सिलेबस है भाई ऑडिट का, मैं क्या कर सकता हूँ? जो इंस्टीट्यूट ने तुम्हें दिया है वो मेरे को बताना पड़ेगा ना यार तुम्हें। जी सर, ये एक एग्जांपल होगी भाई किसकी, अदर इन्फॉर्मेशन की। अब ये कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, कोई तुम्हारे क्लाइंट के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन नहीं जनरेट हुई, तुमने बाहर एक थर्ड पार्टी से कंफर्म करके एक कंफर्मेशन मंगवाई है। समझ आया? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। कोई लिखा हुआ है रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, ये फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी किसकी एग्जांपल होगी भाई, अदर इन्फॉर्मेशन की। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। सर नेक्स्ट चलते हैं अपन किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। बहुत सही टॉपिक लगता है मेरे को, बड़े अच्छे तरीके से हम समझेंगे, मजे से समझेंगे। सर ऑडिट एविडेंस कितने प्रकार का होता है? सरल हिंदी भाषा में बताइए कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है? भाई मेरे दो तरह का होता है ऑडिट एविडेंस। किस किस तरह का? डिपेंडिंग ऑन नेचर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा डिपेंडिंग ऑन सोर्स। नेचर का मतलब क्या है? फर्दर तीन क्लासिफिकेशन में वो बाइफरकेटेड है, तीन तरह में, विजुअल है, ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है। सर इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुई, इसका मतलब क्या हुई? डिपेंडिंग ऑन नेचर में फर्दर तीन तरह आती हैं, विजुअल है, ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है। विजुअल का मतलब समझो, तीन तरह का एविडेंस होता है मेरे भाई, और समझे। विजुअल है, ओरल है, डॉक्यूमेंट्री, राइट। विजुअल माने तो देखना, मैं देख रहा हूं, विजुअल देखना। मैं तुमको बार बार कहता नहीं होता विजुलाइज करो, उसका मतलब क्या होता है? इमेजिन करो, मतलब अपने मन में पिक्चर क्रिएट करो, देखो अपने मन में, विजुलाइज करो, देखना, राइट। भाई तुमने क्लाइंट के स्टॉक को वेरीफाई करना है, तुम्हारा क्लाइंट कह रहा है कि साहब हमारे पास स्टॉक आ रहा है 100 CR का बुक्स में, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही है 100 करोड़ की, साहब 100 करोड़ की इन्वेंट्री का वाकई है नहीं है, उसको वेरीफाई करना चाहते हो, तुम लोग चेक करना चाहते हो, ठीक है। तुमने क्लाइंट को कह दिया कि यार मेरे को तुम इन्वेंट्री वेरीफाई करवाओ, ठीक है सर। अब तुम क्या हो, बड़े लोग माने तो ऑडिटर हो, तुम तो ऑडिटर हो ना यार, तुम थोड़ी चेक करोगे भाई इन्वेंट्री, तुम थोड़ी धूप में खड़े के इन्वेंट्री चेक करोगे, इतनी गर्मी हो रही है। तुम तो आराम से बैठोगे भाई अपनी चेयर पर और इंस्ट्रक्शन दोगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हारा क्लाइंट है जिसका तुम ऑडिट करने गए हो, उसके ही वर्कर्स जो हैं वो तुम्हें बेसिकली इन्वेंट्री काउंट करवाएंगे, तुम नहीं खुद काउंट करोगे। अच्छा 1 2 3 4, आंसर इज नो, तुम काउंट नहीं करोगे भाई। जो तुम्हारे क्लाइंट के वर्कर्स हैं, ठीक है, तुमने कह दिया सर हम सीए लोग हैं, हम ऑडिटर लोग हैं, सर हम नहीं करते, आपके वर्कर्स हमें चेक करवा देंगे, आपके वर्कर्स हमें काउंट कर देंगे। हम क्या करेंगे अकेला, हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब हम अकेला देखेंगे उनको, वी विल ओनली विजुलाइज देम। हाँ तो सर वहाँ पे बैठे हैं एसी रूम में, ठीक है, ये आपके वर्कर्स हैं, आप ऐसा करो ठंडे का इंतजाम करो, थोड़ा चाय पानी पी लें हम, ठीक है, और इतने वो वर्कर काउंट करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे आपको। सर ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ विजुअल एविडेंस। अब कल को तुम अपने सीए साहब के पास गए, सीए साहब ने कहा हाँ भी तुमने इन्वेंट्री वेरीफाई कर लिया, तुमने कहा हाँ जी सर हमने कर लिया, क्या एविडेंस है उसका? सर हमने देखा है सर उसको, वी हैव सीन, वर्कर ऑफ इन्वेंट्री काउंट कर रहा था, हमने देखा उसको, ये एविडेंस है। आई होप तुमको समझ आ होगा विजुअल एविडेंस का मतलब क्या है, जो देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। अच्छा ओरल का मतलब क्या हो गया? ओरली बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में, तुम इसको याद रख सकते हो। याद रखने का क्या बड़ा लॉजिकल चीज़ है, हर चीज़ बड़ी लॉजिकल है यार, मतलब स्टिल अगर तुम चाहो। विजुअल का मतलब क्या है भाई? काली काली आंखें, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, देखना। ओरल का मतलब क्या है? बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में हमारी बात होगी, इशारों ही इशारों में हमारी बात होगी, मतलब ओरली बातचीत करना, रादर यू कैन से इंक्वायरी, पूछताछ। समझ गए? दिस यू कैन से ओरल एविडेंस। तुमने क्लाइंट से किसी चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक सपोज एक्सपेंस लगा लो, तुम लोग पेरोल ही लगा लो, चलो पेरोल भी छोड़ो यार, कोई और एक्सपेंस लगा लो, पेरोल काफ़ी कॉमन एग्जांपल होगी हमारी, सोचने दो एक मिनट, कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं अपन लोग? रिपेयर लगा लो, चलो
रिपेयर तुम्हारी क्लाइंट की बुक्स में आ रहा है 50 लाख का। तुमने क्लाइंट से बातों ही पूछा कि सर रिपेयर का क्या प्रोसीजर होता है, बड़ी रिपेयर करवा रहे हो आप लोग, 50 लाख की आपने रिपेयर करवा दी, कौन इसको सैंक्शन करता है, क्या सीन रहता है इसका, ठीक है ना, क्या आपका वो है, मतलब सारा का सारा क्राइटेरिया। तुमने बेसिकली क्लाइंट से क्या किया, ओरल कन्वर्सेशन की, बातें की तुमने क्लाइंट के साथ बैठकर, कोई रिटर्न में कुछ नहीं हुआ, ना 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 ना, तुमने बातें की, तुमने बातों ही बातों में क्लाइंट से पूछ लिया, वो तुम्हारा क्या है, ओरल एविडेंस। सर हमारी बात हुई है क्लाइंट से, उसको हम बोलते हैं ओरल एविडेंस, ठीक है। सर नेक्स्ट आता है आखिरी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, मतलब सिंपल भाषा में, सरल भाषा में कहूँ, रिटर्न फॉर्म में, लिखत में, रिटर्न फॉर्म में। जो एविडेंस तुम्हारा रिटर्न फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई रिटर्न एविडेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगी, तुम्हारे क्लाइंट की बुक्स में एफडी आ रही है, तुम्हारे क्लाइंट की बुक्स में एसेट साइड के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स में फिक्स्ड डिपॉजिट आ रहा है, एफडी आ रही है, फिक्स्ड डिपॉजिट कितने की, जो मन किया 5 लाख लगा लो, चलो अमाउंट, ठीक है। तुमने इसको वेरीफाई करना है, तुमने क्लाइंट को कहा सर मेरे को वेरीफाई करना है, मैं कैसे करूँ इसको वेरीफाई, ठीक है ना। तुमने क्या किया बेसिकली, तुमने क्या किया, तुमने कहा सर मेरे को ऐसा करो, जब आपने एफडी करवाई होगी बैंक में, तो आपको बैंक ने एक वो इशू की होगी, एफडी का एक सर्टिफिकेट इशू किया होगा, एफडी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर तुमको पता तो है कि तुमने एफडी करवाई हो कभी बैंक में, प्रैक्टिकली तुमने देखा हो, तो जब तुम एफडी करवाने जाओगे बैंक में, तो तुम्हें बैंक एक एफडी सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारी एफडी की पूरी पूरी डिटेल्स होती हैं कि इतने अमाउंट की एफडी है, इतना तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, इस बंदे के नाम पे एफडी है, इतने पीरियड, इतने टेन्योर के लिए एफडी है, एंड सो ऑन, ठीक है ना, सब तुम्हारे लिए लिखा होगा, बैंक की प्रॉपर उस पर ऊपर स्टैंपिंग होगी, राइट। वो क्या एफडी सर्टिफिकेट है, तुमने कहा सर मेरे को वो दिखा दो, उसने तुम्हारे सामने एफडी सर्टिफिकेट ला के रखा, तुमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ यार चल ठीक है। वो क्या था, उसने तुम्हारे सामने हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी रख दी सामने रिटर्न फॉर्म में, वो क्या था तुम्हारा, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। आइए चलते हैं नोट्स की तरफ, नोट्स से तुम्हें नोट्स में भी रीड करवा देता हूँ ऊपर ऊपर। देखो यार क्या है, विजुअल का मतलब क्या है, ऑब्जर्व करना, जैसे तुम्हें बता रहा था, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, एग्जाम्पल तुम्हें दे चुका। ओरल का मतलब क्या है, बातों ही बातों में, पहला क्या था, कारी काली आंखें, ये क्या है, बातों ही बातों में, दैट इज डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर्स ऑफ द क्लाइंट, कूल। डॉक्यूमेंट्री माने तो रिटर्न फॉर्म में, सब रिटर्न फॉर्म में, मतलब तो वही देखो, वही एग्जाम्पल है एफडी सर्टिफिकेट जैसे मैंने दिया, लोन एग्रीमेंट, लोन आ रहा है तुम्हारी बुक्स में, लोन आ रहा है तुम्हारी बुक्स में, ठीक है ना, उसका क्या एविडेंस है, एविडेंस की बात करते हो सर आप, पूरी पूरी लोन की फाइल है हमारी, लोन एग्रीमेंट चेक कर लोगे बंदे का, एंड सो ऑन। उसके बाद आ रहा है डिपेंडिंग ऑन सोर्स, ये बड़ी काम की चीज़ है सोर्स। सर सोर्स का मतलब क्या होता है, खुद बताओ मेरे को, सोर्स का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय सोर्स। सर सोर्स को हम इस तरह यूज़ करते हैं जैसे कि हम कहते हैं जनरली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम कहते हैं ना बड़ी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स, मतलब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से फ्लो कर रही है, कहाँ से आई है, यही कहते हैं सोर्स का मतलब, यही होता है हमारा कि इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ से उन्हें पता किया है, क्या सोर्स है तेरा, कहाँ से इनफ्लो हो रही है। दो तरह के सोर्सेज हैं हमारे सर हमारे पास, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल माने तो जैसा नाम वैसा काम, दैट इज विच ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ओरिजिनेट हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल है भाई सेल्स का इनवॉइस। सर सेल्स का जो इनवॉइस है वो तुम्हारा क्लाइंट खुद काटता है, सेल का बिल तुम्हारा क्लाइंट खुद काटेगा, ठीक है। अब वो कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा, अब तुम सेल्स को वेरीफाई करना चाहते हो, सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, प्रॉपर की डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे सेल्स की। सबसे पहला एविडेंस क्या होता है भाई, सेल्स का इनवॉइस। सारे एविडेंस एक तरफ है भाई, सबसे पहला एविडेंस क्या है, सेल्स इनवॉइस। सारे एविडेंस एक तरफ, ये एक बिल एक तरफ, बिकॉज जब तक तुम्हारे पास किसी चीज़ का बिल ही नहीं है तो आगे बात ही बढ़ सकती। सबसे पहला एविडेंस तुम्हारा क्या है, सेल्स इनवॉइस। बट तब क्या तुमने कभी सोचा है कि जो सेल्स का इनवॉइस होता है भाई वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, इट इज़ जनरेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इंटरनल एविडेंस है वो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है सेल्स का इनवॉइस, ठीक है। एक्सटर्नल क्या होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, विच ओरिजिनेट्स आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या क्या, परचेज का बिल लगा लो तुम लोग, या एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लगा लो, कोटेशन लगा लो, ठीक है ना। और तुमने सेल की, सेल करने से पहले मतलब जब मैंने तुम्हें सेल्स का पूरा पूरा प्रोसेस समझाया था तो मैंने तुम्हें ये भी बात समझाई थी भाई कि ऐसी सेल्स नहीं होती। सबसे पहले तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें रीच आउट करेगा, मतलब तुम्हें नहीं इन्वेंट्री से जो तुम्हारा क्लाइंट है, जो तुम ऑडिट कर रहे हो जिस एंटिटी का,
उस एंटिटी का जो पूरा पूरा प्रोसेस होगा सेल्स का, उनको रीच आउट करेंगे वेंडर्स रीच आउट करेंगे कि हमें ये सेल्स चाहिए। फिर तुम्हारा वेंडर क्या करेगा, कोटेशन भेजेगा, ठीक है। अच्छा, कोटेशन के बाद वो तुम्हें सेल्स ऑर्डर देंगे कि सर ये हमें माल चाहिए। वो सेल ऑर्डर क्या होगा उनकी तरफ से, सर इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस जो बाहर से जनरेट हो रहा है, हमने थोड़ी जनरेट करके भेजा, उन्होंने भेजा हमें। परचेज के एंगल से बात करूँ तो परचेज के लिए भाई अगर मैं तुम्हें कहूँ, जो परचेज का इन्वॉइस है वो तो सामने वाली पार्टी तुम्हें भेजेगी। जब तुम परचेज करोगे सामने वाला बंदा तुम्हें बिल काट के भेजेगा जिस वेंडर से तुमने परचेज किया है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन डिस्कस करके आ रहे हैं अपन, बैलेंस कंफर्म करवाना है मैंने 20 लाख के डेटर का, वो क्या है सर, वो भी एविडेंस जो है वो बाहर से जनरेट हो रहा है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस। आई होप तुम्हें मतलब समझ आओगे इंटरनल एविडेंस का, एक्सटर्नल एविडेंस का, और तुम ये भी समझ आओगे विजुअल का मतलब क्या है, ओरल का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या है। दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड सोर्स। ईजी पीजी, ईजी था, ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं था मेरे हिसाब से। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नोट को, ये भी तुम्हें समझ नहीं आएगा मैचिंग का सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारे इस चैप्टर का, मतलब समझो इसका। पढ़ेंगे तो बाद में सर, पढ़ेंगे तो बाद में, पहले मतलब तो समझ लें। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना यार ये चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, तुम सी इंटर में हो, बिल्कुल है सर। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तुम्हारे मन में सी ए फाइनल AFM को पढ़ने की उत्सुकता जाग गई। तुम्हारे मन में हुआ यार सी ए फाइनल में ना एक सब्जेक्ट होता है AFM करके, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यार सुना है बड़ा सही सब्जेक्ट है यार, उसमें हम फॉरेक्स पढ़ते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह कुछ पढ़ते हैं। यार भाई सही सब्जेक्ट है, मेरे को भी पढ़ना है, मेरे को भी पढ़ना है। तुमने क्या किया यार, सी ए फाइनल AFM की क्लास अटेंड की बैठकर, राइट। पर तुम सोचो चलो लर्निंग पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है, नॉलेज मिल रही है, अच्छी बात है, बट क्या वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है चीज़? आंसर इज बिल्कुल नहीं। आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। सर हम अभी सी इंटर में हैं और हमने क्या लेना है सी ए फाइनल का AFM पढ़ के, अभी जब सी ए फाइनल में हो जाएंगे सितंबर के बाद हम पढ़ लेंगे। मतलब अभी वो तुम्हारे लिए क्या है, रेलेवेंट नहीं है। सर इसी तरह हमारे ऑडिट में भी रेलेवेंस वर्ड का एक अच्छा खासा मतलब होता है। क्या होता है, ऑडिट एविडेंस के एंगल से रेलेवेंस का मतलब समझो क्या है। तुम्हारे क्लाइंट की बुक्स में क्रेडिटर्स आ रहे हैं, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ रहे हैं, राइट। क्रेडिटर्स का बैलेंस आ रहा है भाई 10 लाख। तुम्हें शक है, तुम्हें सस्पिशियस लग रहा है, तुम्हें थोड़ा शक लग रहा है कि हमारे क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, अपने क्रेडिटर्स को ओवरस्टेट किया हुआ है। मैं लिख देता हूँ ओवरस्टेट। ओवरस्टेट में तुम अच्छी तरह जानते हो, बढ़ा चढ़ा के दिखाना। मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि यार हमारे जो क्लाइंट के क्रेडिटर्स हैं वो लेट्स सपोज 8 लाख के क्रेडिटर्स हैं, हमें ये लग रहा है, ठीक है ना। बट हमारे क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, 2 लाख के जो क्रेडिटर्स हैं वो फेक क्रेडिटर डाले पड़े हैं। उसने बेसिकली एक फेक खर्चा बुक किया, एक्सपेंस बुक किया जो बोगस एक्सपेंस है, और उसको क्रेडिटर में डाल दिया। जब तुम एक्सपेंस की एंट्री डालते हो, तुम क्या एंट्री डालते हो, लेट्स सपोज प्रिंटिंग स्टेज से ही लगा लो, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, या पेमेंट कर दोगे बैंक और कैश के साथ, ये एंट्री डालोगे, ठीक है। मैं जूम करके चल दूँ, तुम्हें ये लग रहा है कि प्रिंटिंग स्टेशन का जो खर्चा बैंक हमारे क्लाइंट ने डाला है, उसने क्रेडिटर पे उसको परचेज किया और ये बोगस है, ये फेक खर्चा उसने बुक किया है। ये नहीं लगाना, रिपेयर का खर्चा लगा लो, रिपेयर टू क्रेडिटर लगा लो, तुम्हें ये लग रहा है। मतलब एक्चुअली हमारे क्लाइंट के जो क्रेडिटर हैं वो सर वो 8 लाख के होने चाहिए, 2 लाख के इन्होंने फेक खर्चे डाले हैं, 10 लाख यानी कि ओवरस्टेटेड है। तुमने क्या किया, जो भी क्रेडिटर आ रहा था, लेट्स सपोज बी नाम का क्रेडिटर था जिसके अगेंस्ट 10 लाख की अमाउंट आ रही है, तुमने क्या किया भाई, बी को मेल लिख दी, यू रोट डाउन अ मेल टू बी, और तुमने कहा बी को, बी भाई मेरे को अपनी बैलेंस कंफर्म कर अपनी बुक्स में, हमारी बुक्स पे तेरे खिलाफ 10 लाख का बैलेंस आ रहा है, क्या तेरे पास भी 10 लाख का बैलेंस आ रहा है, और तुमको शक है कि ओवरसेटेड बैलेंस है, मतलब 10 लाख है नहीं। मेरे को एक बात बताओ, ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया अभी, मेल लिखना और मतलब बैलेंस कंफर्म करने का, ठीक है ना,
क्या ये एक रेलेवेंट प्रोसीजर है या नहीं? थोड़ा सोचना इसके ऊपर, थोड़ा विचार करो, मैं तो बता ही दूंगा। क्या एक रेलेवेंट प्रोसीजर है या नहीं है? देखो मैं दोबारा केस तुम्हें समझा देता हूँ। जो तुम्हारा क्लाइंट है, उसके 10 लाख के क्रेडिटर्स आ रहे हैं। बी एक उसका क्रेडिटर है, उसकी अमाउंट 10 लाख आ रही है उसकी बुक्स में, अपनी बुक्स में, ठीक है। और तुम्हें लग रहा है कि 10 लाख की अमाउंट ओवर स्टेटेड है, मतलब बढ़ा के दिखाई हुई है, एक्चुअल में 10 लाख नहीं है, एक्चुअल में अमाउंट कम है। तुमने क्या किया, उसको वेरीफाई करने के लिए बी को एक मेल ड्राफ्ट की। क्या मेल ड्राफ्ट की? भाई अपनी बुक्स में बैलेंस कंफर्म कर दे कि हमारे प्रति तैयार बैलेंस कितना आ रहा है, क्या 10 लाख आ रहा है या क्या आ रहा है। क्या तुम्हारा, मेरा क्वेश्चन ये है एंड में कि क्या तुम्हारा जो ये प्रोसीजर तुम परफॉर्म कर रहे हो कंफर्मेशन वाला, बैलेंस कंफर्मेशन वाला, क्या ये एक रेलेवेंट प्रोसीजर है या नहीं है? सर आंसर इज नो, इट इज़ नॉट रेलेवेंट प्रोसीजर। क्यों रेलेवेंट नहीं है, आइए समझते हैं। लॉजिकली जो बच्चा सोच गया होगा वो समझ गया होगा मैं आगे क्या समझाने जा रहा हूँ, बट स्टिल आई विल कवर। लॉजिक से करोगे सब कुछ सही जाएगा, तभी तो भैया अपना एक ही मंत्र है, स्टडी विद लॉजिक। देखो यार मेरी बात सुनो, अब तुमने बी को मेल लिखी तो तुमने कहा कि यार देखो सर हमारी बुक्स में 10 लाख का बैलेंस आ रहा है, आप कंफर्म कर दो। अब एक्चुअल में लेट्स सपोज 8 लाख का बैलेंस था, एक्चुअल में बैलेंस 8 लाख का ही था जो एक्चुअल में बैलेंस बनता है। मतलब बी की बुक्स में क्या बैलेंस आ रहा है कि यार 8 लाख मैंने उससे लेना है, ठीक है, इनके क्लाइंट से 8 लाख रुपये मैंने लेना है। मतलब वाकई ही क्या था एक्चुअल पोजीशन है जो किसी को नहीं पता, सिर्फ बेसिकली तुम्हारे क्लाइंट को ही पता है कि एक्चुअली में हमने उसको 8 लाख रुपये देना है, हमने 10 लाख रुपया एक बोगस बुक किया हुआ है, 2 लाख ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक किया हुआ है। अब तुम बी को पूछोगे कि भाई 10 लाख बुक्स में हमारी बैलेंस आ रहा है। अब बी ने लेना कितना है, 8 लाख। बी ने एक्चुअल में लेना कितना है, 8 लाख रुपये लेना है, बट तुम क्या कितना रहे हो, 10 लाख रुपया। तो कौन सा मूर्ख प्राणी है इस दुनिया में जो पैसे को ठुकरा देगा? वो कहेगा सामने वाला बंदा मेरे को 10 लाख ऑफर कर रहा है, ऑफर इन द सेंस मीन वो खुद क्लेम कर रहा है, वो खुद ऑफर मतलब ऐसा गलत मत समझ आना, ऑफर मतलब वो क्लेम, उसने कंफर्मेशन के लिए क्लेम किया कि हमारी बुक्स में साहब 10 लाख का बैलेंस आ रहा है। तो बी क्या एक्चुअल में बताएगा ऑडिटर को कि नहीं नहीं सर गलत आ रहा है आप में, तो मुझे तो सिर्फ 8 लाख रुपये ही चाहिए। भाई बी पागल थोड़ी ना है, बी कहेगा लेना तो मैं 8 लाख मैंने है, बट सामने वाला बंदा अपनी बुक्स में मेरे को 10 लाख रुपया देना चाहता है, क्यों ना मैं 10 लाख रुपया लूँ, मैं 10 लाख ही लूँगा। वो क्या कहेगा ऑडिटर को, हाँ हाँ ऑडिटर साहब 10 लाख रुपया बैलेंस आ रहा है, ठीक है। लॉजिकल समझ रहे हो, लॉजिक चीज़ समझ रहे हो कि रेलेवेंट ही नहीं है। वो कहेगा कि हाँ हाँ भाई लेना लेना तो ठीक है, समझ रहे हो लॉजिक। इट इज़ नॉट अ रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। आई होप तुम्हें रेलेवेंस का मतलब समझ आया होगा इस एग्जांपल के थ्रू, राइट। ये बड़ी इजी एग्जांपल मैं कवर करता हूँ, एग्जांपल्स बहुत है कवर करने के लिए, बट दिस इज एन इजी एग्जांपल जो बच्चे को इजीली समझ आ जाती है। मैं और कोई एग्जांपल नहीं लेता क्लास में, बिकॉज ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज हो गए तुम लोग खामखा, ठीक है। एक ईजी एग्जांपल है, आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। अब नोट्स पे चलते हैं, आइए। रेलेवेंस का मतलब क्या है सर, लॉजिकल कनेक्शन, जो मैं बता रहा हूँ लॉजिक ही नहीं बैठता। तुम लोग खुद अपने तरफ से कह रहे हो भाई 10 लाख देना है हमने तेरे को, वो बंदा कह रहा है भाई लेना 8 लाख था, बंदा खुद ही 10 लाख देना चाहता, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? आन दे 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 आन दे। समझ पा रहे हो? सर लॉजिक रेलेवेंस का मतलब क्या है, लॉजिकल कनेक्शन विद और बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड वेर अप्रोप्रिएट द एजर्शन एंड कंसीडरेशन। मतलब जो तुम बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, जो तुम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो भाई उसका लॉजिकल कनेक्शन हो। ऐसे ही नहीं है तुमने बैलेंस कंफर्मेशन, तुम्हारा क्या है ऑडिट प्रोसीजर था तुम्हारा कि बैलेंस कंफर्म कर लेंगे हमारा एविडेंस हो जाएगा, वो तुम्हारा बैलेंस कंफर्मेशन क्या एविडेंस है, तुमने प्रोसीजर परफॉर्म की है, ठीक है। बट वो भाई उसका लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं बैठता। चेक तुम कर रहे हो ओवर स्टेटमेंट, मंगवा तुम रहे हो कंफर्मेशन, वो भी कैरेक्टर के केस में, साहब बैठता ही नहीं है, बैठते ही नहीं है सर, बैठती नहीं है ये चीज़। समझ पा रहे हो? वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर यही चीज़ डेटर के केस में होती, हमारी वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर भाई यही चीज़ डेटर के केस में होती, मतलब तुम्हें लग रहा है कि डेटर जो है वो ओवर स्टेटेड है, जो डेटर्स हैं वो ओवर स्टेटेड है, मतलब हमारा अगर क्लाइंट हमारी बुक्स में डेटर आ रहा है 10 लाख का, सपोज बी हमारा क्रेडिटर ना होता डेटर होता, हमारा क्लाइंट दिखा रहा है कि बी से मैंने 10 लाख रुपये लेने हैं, तो मैं डर है कि ओवर स्टेटेड है, मतलब एक्चुअली में 8 लाख होने चाहिए, 10 लाख नहीं है, ये 2 लाख इन्होंने बोगस बुक की हैं। इस केस में बैलेंस कंफर्मेशन जो तुम कर रहे थे वो बेस्ट प्रोसीजर है, वो तुम्हारा बेस्ट प्रोसीजर है, वो रेलेवेंट प्रोसीजर है तुम्हारा। क्यों? तुम कहोगे सामने वाले को भाई मैंने तो 10 लाख लेने हैं, भाई जब बंदे ने देने ही 8 लाख हैं, वो क्यों है, पागल थोड़ी ना। वो खुद तुम्हें इनफैक्ट फ़ोन करके कहेगा, और क्या बात कर दीजिए आपने, आज ही आज मेरे को नहीं पता, बैलेंस मंगवाओ, बैलेंस मैच करवाओ अपना, 8 लाख देना है हमने आपको, 10 लाख कहाँ से आ गया?
क्या बात कर दी आपने? क्यों? उसको देने आप, लेने नहीं है, देने हैं उसको। समझ पा रहे हो? इस केस में एक रेलेवेंट प्रोसीजर का काम करेगा। आई होप तुमको मतलब समझा होगा रेलेवेंस का यार, कि लॉजिकल कनेक्शन हो। द मेन कीवर्ड इज लॉजिकल कनेक्शन, राइट। वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट वाली। तुम एक बार गो थ्रू करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया अदरवाइज, ठीक है। लाइबिलिटी, सर रेलेवेंस का मतलब समझ आ गया, मतलब लॉजिकल कनेक्शन हो, एप्रोप्रिएट हो, राइट। रेलेवेंस का मतलब तुम क्या है, लॉजिकल, दो वर्ड याद रखो, ठीक है। क्या वर्ड है सर? दो वर्ड, एक तो है लॉजिकल कनेक्शन, एक है एप्रोप्रिएट, बस। वैसे जो इस बच्चे ने ढंग से इसको सुन लिया जो मैंने बताया, उसको यह समझ आ गया होगा कि रेलेवेंस का मतलब क्या है, रेलेवेंट है जो हमारे लिए, ठीक है ना। चलते हैं भाई रिलायबिलिटी के ऊपर। क्या मतलब है सर रिलायबिलिटी का? जैसा नाम वैसा काम, मतलब क्या मतलब है सर इसका? रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? हे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ पीयूष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमको कितनी बार बताऊँ? प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, रिलाई करो मुझ पर। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? पीयूष प्लीज़ रिलाई करो मुझ पर। भाई ये क्या था? रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रहा हूँ कि जो तुम कह रही हो वो सच कह रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं उसके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, ट्रस्ट कर रहा हूँ, भरोसा कर रहा हूँ उसके ऊपर। दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी। सर ऑडिट एविडेंस के केस में रिलायबिलिटी की क्या रिलेवेंस है? मतलब ऑडिट एविडेंस के केस में रिलायबिलिटी वर्ड ये कहाँ से आ गया? भाई इस वर्ड की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। तुमने ऑडिट एविडेंस गैदर किया, तुमने ऑडिट एविडेंस सबूत इकट्ठे करने स्टार्ट किए, बट वो सबूत कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, कितना ज़्यादा रिलायबल है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है रे, बहुत मैटर करती है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक नहीं बहुत एग्जांपल दूंगा इसको समझाने के लिए। अच्छा कंसेप्ट है रिलायबिलिटी का। एक सेकंड यार, एक सेकंड। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है भाई? ट्रस्टवर्दीनेस। तुम्हारे सीए साहब हैं, ठीक है, तुम दो आर्टिकल्स हो, लेट्स सपोज। तुम्हारे सीए साहब ने भाई तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो, ये विजुअलाइज कर दो, तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे सीए साहब ने क्या किया, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को ऑडिट पर भेज दिया, ठीक है। तुम्हारे सीए साहब ने, तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारी महिला मित्र को, या तुम्हारे पुरुष मित्र को, जिसको भी मित्र तुम्हें जूम करना चाहो कर लो, उसको भाई तुम्हारे साथ भेज दिया ऑडिट पर, राइट। तुम 1 वीक रहे उस ऑडिट के ऊपर। आउट सेक्शन ऑडिट था सर, आउट सेक्शन ऑडिट था, लेट्स सपोज, ठीक है ना। तुमने 1 वीक इंजॉय किया, काम भी किया, बहुत कुछ किया, तुम 1 वीक बाद वापस आ गए। तुम्हारे सीए साहब का पहला क्वेश्चन क्या था जब उन्होंने बैलेंस शीट देखी तुम्हारे क्लाइंट की? वेल को बात बताओ, इन्वेंट्री आ रही है इनकी 10 करोड़ की। हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। तुमने कहा तुमने 10 करोड़ की इन्वेंट्री चेक की? हाँ सर की ना हमने। मेरे को सबूत दो, प्रूफ दो, कहाँ चेक की तुमने? अब प्रूफ दोगे कहाँ से? क्यों? क्योंकि सर जब इन्वेंट्री काउंट हो रहा था आपने क्या किया, आपने खुद इन्वेंट्री चेक नहीं की, आपने कोई वर्किंग पेपर नहीं लिया उनसे। आपने क्या किया, क्लाइंट का, जो तुम्हारा क्लाइंट है उसका एक बंदा, उसके 2 वर्कर लग गए, उन्होंने तुम्हें बेसिकली इन्वेंट्री काउंट चेक करवा दिया, और तुमने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। याद करो, विजुअल, अभी पढ़ा के जो कहूँ 15 मिनट पहले, विजुअल, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस का पहला पॉइंट विजुअल। तुमने अपने सीए साहब को कहा सर हमने तो सिर्फ देखा था, सर हमने देख लिया, हम पे आप विश्वास करो। अब विश्वास करूं तुम पर? फर्स्ट ईयर आर्टिकल हो तुम दोनों पे विश्वास कैसे कर लूं मैं? ये ऑडिट एविडेंस थोड़ी ना हुआ। सर एविडेंस तो है सर, बट हमने सर प्लीज सर तुम्हारी वॉइस फंबल करने लग गई सर। सर प्लीज हम पे सर विश्वास कीजिए सर। चुप, विश्वास करूं तुम पर? तुम कुछ सोचो यार,
सिर्फ मात्र विजुलाइज करना, सिर्फ देखना, क्या एक रिलायबल ऑडिट एविडेंस है? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे सीए साहब चाहे तुम पे भरोसा कर लें, तुम उनके आर्टिकल हो, होनहार आर्टिकल हो, ठीक है, उनको तुम पे ट्रस्ट है, वो तुम्हारे ऊपर एक खड़ी ट्रस्ट कर लें कि बच्चे हैं हमारे ऑडिट पे गए हैं, इन्होंने पक्की बात है इन्वेंट्री काउंट देखा है, ऑब्जर्व किया, अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है, फुल कंसल्टेशन के साथ ऑब्जर्व किया है, वो मान लेंगे। पर जब सीए साहब बाहर दुनिया को बताने जाएंगे, क्या दुनिया उनके ऊपर विश्वास करेगी? आंसर इज नो। सर सीए साहब को पता ना कि यार मेरे ही आर्टिकल्स हैं, मेरे ही आप पास काम करें, अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने पक्का बात किया होगा, बट दुनिया तुम्हें थोड़ी विश्वास करेगी, दुनिया थोड़ी तुम्हारे सीए साहब पे विश्वास करेगी। एक सीए थोड़ी है भाई दुनिया में, मोर देन 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर। वो कहेगी यार ये क्या बात बनी सर, आपके पास सबूत क्या है? हम कैसे मान लें आपने चेक किया था इन्वेंट्री? हम कैसे मान लें आपने आर्टिकल ने देखा है? बातों में हम विश्वास नहीं करते, हमें कागजी प्रूफ चाहिए। मतलब तुम्हारी रिलायबिलिटी अफेक्ट होगी। कहने को तो जो विजुअल था वो ऑडिट एविडेंस था, हमने पढ़ के आए हैं ऊपर कि सर नेचर है पहली, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, पहला एविडेंस है विजुअल, वो एक ऑडिट एविडेंस है, हमने देखा है, ऑब्जर्व किया, इट इज एन ऑडिट एविडेंस, बट वो रिलायबल है? सर वो रिलायबल नहीं है, सर वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि हाँ सिर्फ हमारी काली काली आंखों ने देखा है, ना हमारे सीए की आंखों ने देखा है, ना ही किसी और ने देखा है। आई होप समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो। तुमने तुम्हारे क्लाइंट की बुक्स में एफडी आ रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 5 लाख की, ठीक है, तुमने क्लाइंट से मांगा कि सर मेरे को एफडी सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है, जो आपको बैंक ने दिया था एफडी करवाने के टाइम पे। तुम्हारे क्लाइंट ने क्या किया, तुम्हें फोटो कॉपी ला के दे दी, तुम्हारे क्लाइंट ने एक फोटो कॉपी तुम्हें दे दी, एक जीरोक्स कॉपी दे दी, फोटो स्टेट दे दिया तुमको कि ले बेटे, ले बेटे, ये हमारी 5 लाख की एफडी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी दे दी तुम्हारे क्लाइंट ने। भाई आज की डेट में क्या है, फोटोशॉप है, इतने सारे एडिटिंग टूल्स हैं, एआई का ज़माना है, कुछ भी तुम चीज़ एडिट कर सकते हो, यू कैन एडिट एनीथिंग। क्या तुम उस फोटो कॉपी के ऊपर विश्वास करोगे? तुम्हें डाउट होगा, तुम्हें डाउट होगा, तुम्हें डाउट तो होगा यार, क्या यार तुमने ओरिजिनल एविडेंस मांगा, तुमने मांगा क्लाइंट से कि मैम ऐसा करो फोटो कॉपी मत दो, आप हमें जो ओरिजिनल एफडी मिलती है ना बैंक से वो दो। बेटा एक्चुअली ना वो जो है ना लड़का जो देखते सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो आज छुट्टी, इनफैक्ट आज नहीं बेटा, वो ना अपने विलेज गया हुआ है, वो महीने बाद आएगा। वो बहाने लगा रही है, वो बहाने लगा रही है, वो तुम्हें दे ही नहीं रही ओरिजिनल एफडी। वो कह रही बेटा फोटो कॉपी लो ना, लो ना फोटो कॉपी, लो ना, एक ही तो बात है बेटा। तुमने सोचा यार मन में फोटोशॉप का ज़माना, एआई का ज़माना है भाई, ये तो एडिट हो सकती है। मतलब अल्टीमेटली भाई तुम्हारी जो रिलायंस है ऑडिट एविडेंस के ऊपर, जो ट्रस्टीनेस है, रिलायंस है, रिलायबिलिटी है, वो फिर से अफेक्ट हो गई, डगमगा गई। जैसे विजुअल के केस में डगमगाई थी, पहले एग्जांपल के केस में हमारी डगमगाई थी। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन या बैलेंस कन्फर्मेशन जिसको हम बोल देते हैं, तो तुम्हें एग्जांपल दे चुका मैं। तुमने कहा अपने क्लाइंट को सर क्रेडिटर का आपका बैलेंस आ रहा है, आपका ए नाम का क्रेडिटर है, लाइक सपोज अभय नाम का क्रेडिटर है आपका, जैसे आप जिसको आपने 10 लाख रुपया पे करना है, मैंने इसका बैलेंस कंफर्म करना है। तो आपके क्लाइंट ने कहा कोई बात नहीं ऑडिटर साहब, क्या बात कर दी आपने? तो तुमने कहा सर मैं क्लाइंट को मेल करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा सर आप क्यों टेंशन करते हो, आप क्यों फिक्र करते हो, ये बैठे हमारे 2 दोस्त, ये बैठे हमारे अकाउंटेंट, अरे ये मैंने करेंगे ना आपके लिए, ये मैंने करेंगे सर, आप मत मेल करो सर, आपके नाजुक हाथों से मेल क्यों होगी सर, सर आप सिर्फ आराम करो, आप सिर्फ मज़े करो सर। बेटा अरे कहा था तेरे को साहब के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आ, तू आया नहीं यार। हाँ सर, सर आप मत मेल करो सर, हम करवा देंगे मेल। तुम्हें भी लगा यार बड़े सही बंदे हैं यार, बड़ी मेरी केयर कर रहे हैं। तुमने साल का जूनियर आर्टिकल भी कहता सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यार, बड़ा सही ट्रीटमेंट मिल रहा है यार, हमारे हाथों को पहली बार किसी ने नाजुक हाथ कहा, ठीक है। तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें वो कन्फर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, लो साहब आपने मांगी थी और हमने आपको ला के दी थी, 10 लाख की कन्फर्मेशन है सर। बट एक बात सुनो यार तुम लोग मेरी, माना तुम्हारे पास कन्फर्मेशन आ गई, यू हैव कन्फर्मेशन इन योर हैंड, राइट, बट उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर शक होगा तुम लोगों को। क्यों होगा शक? अब क्योंकि जो तुमने कन्फर्मेशन मांगी है वो क्लाइंट के थ्रू मांगी है, और अगर क्लाइंट को पता है कि 10 लाख मेरा बैलेंस गलत होगा, क्लाइंट को तो पता ही है ना भाई कि 10 लाख में से 8 लाख का बैलेंस है, 2 लाख एक्स्ट्रा डाला है, बोगस डाला है, क्लाइंट को तो पता ही है, क्लाइंट के अकाउंटेंट को तो सारा का सारा पता ही है, क्लाइंट तो मिली भगत है अपनी, राइट। अब जब तुमने उनके थ्रू कन्फर्मेशन मांग ली तो ये हो डेफिनेटली हो सकता है कि यार वो क्लाइंट आगे भी अपनी मिली भगत कर ले। याद करो वर्ड कोलिजन, कोलिजन अमंग द पीपल, मिली भगत कर ले।
और तुम्हारे साथ में 10 लाख रुपया लगा देगा कि देखो सर हमने वेरीफाई कर लिया, 10 लाख का बैलेंस है, हमने आपको ला के दे दिया। मतलब जो एविडेंस तुम्हें मिल रहा है उसका जो सोर्स है वो कहने का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कब होता है? जब तुम डायरेक्टली क्लाइंट से, जब तुम डायरेक्टली जो क्रेडिटर आ रहा है उससे बात करके वो मंगवाते कि भाई तुम खुद बात करते, तुम खुद उसको मेल ड्राफ्ट करके भेजते, वो होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या हो गया? तुम क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि क्लाइंट आगे अपने वेंडर को कहेगा, अपने क्रेडिटर को कहेगा कि यार हमारे ऑर्डर मांगा 10 लाख, तो कंफर्म कर दे। और जो क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्लाइंट को तुम्हारा क्या पता लग गया? तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर पता लग गया कि अच्छा ये जो आर्टिकल आए हैं ना ये बैलेंस कंफर्म करना चाहते हैं ऐसे नहीं करने दूंगा इन पर, ये तो बच्चे हैं अभी, ये तो 19 साल के बच्चे हैं अभी, 18-19 साल के इनको क्या पता। उसने मिली भगत कर ली सामने वाले क्रेडिटर के साथ। अल्टीमेटली तुम्हें जो तुम्हारा एविडेंस है उसके ऊपर तुम रिलाई कर तो सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा शेक हो गया, डग आ गया। आई होप गाइस तुमको रिलायबिलिटी का मतलब समझ आएगा। मैंने 3 एग्जांपल तुम्हें ली, तुम्हें पता लग गया होगा रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, राइट? क्योंकि सर रिलायबिलिटी क्यों ज़रूरी है? जो हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं उस वो रिलायबल हो। सर क्यों ज़रूरी है रिलायबल होना? भाई मेरे इसी डायग्राम को इमेजिन कर लेना दोबारा से अपने मन में, ये वाले डायग्राम। सर ऑडिट एविडेंस रिलायबल हो ये तो ज़रूरी है क्योंकि उस एविडेंस के बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे और उसी कंक्लूजन के बेसिस पर आप अपना ओपिनियन फॉर्म करोगे एंड में। इतना ज़रूरी है ऑडिट एविडेंस का रिलायबल होना। अगर यही रिलायबल नहीं होगा, अगर यही ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, अगर यही ढंग से नहीं होगा, ऑडिट एविडेंस तुम्हारे पास ढंग से नहीं आया, ठीक है, तो भाई तुम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे और उसके ऊपर क्या ओपिनियन तुम फॉर्म करोगे? अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो चेन है, ये पूरी की पूरी चेन है जो, ये पूरी की पूरी चेन ही भाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना? सर मैं तुम्हें एग्जांपल दी, क्या क्या एग्जांपल दी मैंने तुम्हें? विजुअल का एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने एग्जांपल दी तुम्हें एफडी सर्टिफिकेट की जो था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एग्जांपल दी थी मैंने इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज की। वो चीज़ क्या थी? एक्सटर्नली तो थी वो। सर वो चीज़ एक्सटर्नल में तो आती है, भूल गए? इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस। जो हमने कन्फर्मेशन हमने मंगवाई है वो किसका पार्ट है? ये देखो एक्सटर्नल एविडेंस का तो पार्ट है। सर मतलब आपने तो बेसिकली हमें रिवाइज करवा दिया एक अलग तरीके से, आपने हमें रिवाइज करवाया टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, आपने हमें टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस रिवाइज करवाया एक अलग तरीके से, एक अलग तरीके से रिवाइज करवा दिया। मतलब टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या थे हमारे? एक नेचर, एक सोर्स, ये 2 तरह के टाइप्स थी। अल्टीमेटली भाई इसका मतलब क्या है? रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की, कि वो कितना एविडेंस रिलायबल है, कितना उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये किन 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है? सर पहला है सोर्स, दूसरा है नेचर, जो कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 3 एग्जाम्पल भी दे चुका, बता दिया। कुछ जनरलाइजेशन हैं अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि यार ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं। जो पैरामीटर हैं तुमको 3 तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्सेज, वही वाला पॉइंट कि डायरेक्टली क्लाइंट से मंगवाओ ना कि डायरेक्टली वेंडर से मंगवाओ ना कि क्लाइंट के थ्रू मंगवाओ, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एफडी सर्टिफिकेट वाला एग्जांपल देखो, उन्होंने फोटोकॉपी दी थी तुम्हें, फोटोकॉपी तो क्या पता टैंपर्ड हो, ठीक है ना, क्या पता उसमें एडिटिंग की हो, जो बात है। मेरे को ओरिजिनल एफडी चाहिए, वो ज़्यादा रिलायबल होगी, जो बैंक से प्रॉपर तुम्हें मिली है एफडी, ठीक है। ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म तो हमने बेसिकली इन्वेंट्री काउंट किया, वो तुमने ऑब्जर्व कर लिया, विजुअल किया, अकेला विजुअल किया, ऑब्जर्व किया। किसको पता है तुमने देखा ही नहीं देखा? तुम्हें पता है ना। हाथ से हाथ तुम्हारा सीधे तुम बिलीव कर लेगा कि यार हाँ हमारी ऑडिटर हैं, हमारी आर्टिकल हैं, हमारी बच्चे हैं, ये करके आए हैं ऑडिट ढंग से। दुनिया थोड़ी बिलीव करेगी। दुनिया बिलीव करेगी किसके ऊपर? लिखत के ऊपर, कागजी ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में एविडेंसेज हैं। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म रखो भाई जो रिटर्न में हो, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? ऑब्टेन डायरेक्टली बाय ऑडिटर, वही वाली सेम बात आ गई। ये सिमिलर पॉइंट्स हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज वाला, डायरेक्टली बाय ऑडिटर वाला, सेम सिमिलर पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? रिलेटेड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। रिलेटेड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, इसका मतलब क्या हो गया भाई? भाई जाहिर सी बात है, सेल्स है, सेल्स का तुमने पूरा पूरा इंटरनल कंट्रोल वेरीफाई किया, तुमने कंट्रोल वेरीफाई किए कि अच्छा पहले मेल आती है, फिर सेल्स का ऑर्डर बनता है, फिर सेल इनवॉइस बनता है, फिर गेट पे एंट्री होता है, फिर अपना डिस्पैच नोट बनता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। पूरा का पूरा तुमने कंट्रोल समझा। तुमने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी टेस्ट की, याद करो चैप्टर 3, देखो चैप्टर 3 की बातें आ रही हैं यहाँ पे। अब तुमने बेसिकली पहले डिज़ाइन चेक किया कंट्रोल का, इंप्लीमेंटेशन चेक की, फिर तुमने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक की कि यार बाकी वो काम कर रहा है ढंग से नहीं कर रहा, राइट।
तो हमने देखा कि सेल का जो कंट्रोल है वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है. इट इज़ वर्किंग वेरी वेरी इफेक्टिवली, वेरी वेरी सूद, वेरी वेरी सूदिंग, वेरी वेरी स्मूथ इफेक्टिव, वेरी वेरी स्मूथिंग कर रहा है सर वो काम. सही है. अल्टीमेटली भाई जो सेल्स का फिर इनवॉइस है, सेल्स का इनवॉइस तो हमारे लिए क्या है? ऑडिट एविडेंस है सर. एक तरह का ये हमारे लिए क्या है? इंटरनल ऑडिट एविडेंस है, हम पढ़ के आ रहे हैं एज इट इज ओरिजिनेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारे एविडेंस के ऊपर जो रिलायबिलिटी होगी वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सर जिस प्रोसेस से गुजर के आ रहा है हमने वो सारे के सारे सेल्स के कंट्रोल वेरीफाई कर लिए ढंग से, हमने सारे के सारे कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक कर ली एंड दे आर वर्किंग परफेक्टली. तुम्हारा बेसिकली जो ऑडिट एविडेंस है उसके ऊपर ट्रस्ट अल्टीमेटली एनहांस हो जाएगा कि यार सेल्स का इनवॉइस है बिल्कुल सही इनवॉइस होगा क्योंकि हमने सारे के सारे कंट्रोल्स चेक किए हैं, सब सही है. आई होप तुम्हें सारे के सारे पैरामीटर भी समझ आए होंगे. ग्रेट. यही रोकता हूँ अभी, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा. राइट. बाकी ये जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इस चैप्टर के आगे. ठीक है भाई, आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा ऑडिट एविडेंस का चैप्टर. नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपन लोग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में. सफिशिएंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. राइट. आई होप गाइस तुमको यहाँ तक समझ आया होगा, मज़ा आया होगा तुमको. ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर में. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को प्लीज़ यार कर लो यार, थोड़ी मोटिवेशन अपन को भी मिलेगी ना यार. लाइक कर दिया करो, थम्स अप दे दिया करो यार, और क्लास को रेगुलर देखा करो यार. शेयर भी कर देना है सभी के साथ जिनका अटेम्प्ट आ रहा है अभी सितंबर में, जैन में और ऑनवर्ड्स. अपना भला मत करो, सबका साथ सबका विकास, सरबत का भला. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए क्लासेस को देख लेना, मज़े से पढ़ना, लॉजिकली समझ के पढ़ना. जितना पढ़ा रहा हूँ डेली बेसिस पर उसको डेली रिवाइज भी करते रहना. राइट. मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए हैश टैग लर्न विद सी पीयूष, हैश टैग स्टडी विद लॉजिक. बाय बाय.